हेलो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए, नमस्कार। इजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम बोले थे कि नस्ट इक्वेशन शुरू करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स बताए थे, जैसे वहाँ पे गैस कांस्टेंट आया था, फ्राइडे कांस्टेंट आया था, है ना। तो इस तरह की उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कैलकुलेशन। तो उसमें कुछ कुछ बातें सीखें जो यहाँ पे ध्यान देना है। उसके दूसरी बात जो है आपको बताया गया कि हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन में जो क्यू था, क्यू क्या है। तो इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे। तो इक्विलिब्रियम से कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे आया है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका कि नस्ट इक्वेशन आखिर होता क्या है। क्योंकि आप बोर्ड देंगे बच्चे, तो बोर्ड में लैंग्वेज खोजता है कुछ न कुछ। डायरेक्ट इक्वेशन लिखने से आपका काम चलेगा नहीं, इसलिए कुछ लैंग्वेज भी आपको बताते जा रहे हैं। क्योंकि हम जो है बेसिकली आपका जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं बोर्ड के लिए, है ना। और जो बच्चे नीट वगैरह देंगे या फिर IIT देंगे, तो वो भी यदि कॉन्सेप्ट को ठीक से पकड़ के चलेंगे तो क्वेश्चन उनसे बन सकता है, क्योंकि डीपली पढ़ाया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है ना। लेकिन वही बात है कि आप थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ें। दिमाग खोल के पढ़ने का मतलब हुआ कि पीछे कुछ कुछ जो बातें हम लोग पढ़े थे उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, जो हम लोग रखते नहीं है। ठीक है, तो रखेंगे हम लोग ध्यान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नस्ट इक्वेशन। तो देखिए बच्चे, लिखा हुआ है ऊपर में नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन आखिर होता क्या है। अब कुछ कुछ बच्चे कुछ कमेंट किए थे, उसका भी जवाब दे दिया जाएगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, नस्ट ये नाम है, नस्ट इक्वेशन, है ना। इसको नस्ट समीकरण या नस्ट बोल सकते हैं, जैसा आप मतलब इसको बोलिए, है ना। तो क्या बोल रहा है, जैसे कि हम लोग जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो पढ़े थे, उसमें कुछ चीजें फिक्स थी। तो क्या जरूरी है कि हमेशा फिक्स रहे। जैसे कि टेम्परेचर फिक्स कर दिए कि नहीं 298 केल्विन होगा तो उतना ही होगा। कॉन्सेंट्रेशन फिक्स किए थे कि 1 मोलर होगा, इस तरह की बात है। उसके बाद फिर प्रेशर 1 atm होगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग फिक्स किए थे। लेकिन ये जरूरी, नस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा फिक्स हो कॉन्सेंट्रेशन, यूनिटी हो, चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। तो उसके लिए कल कुछ कुछ बातें बता दिया गया था और उसी को आज प्रोसीड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो नस्ट ने बताया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कॉन्सेंट्रेशन जो है यूनिटी होना चाहिए। वो भी माना बात कि नहीं भाई, हाँ यूनिटी होना चाहिए। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं होता है, ये हमेशा सत्य नहीं होता है। इसलिए बाद में उन्होंने कहे थे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम पोटेंशियल, किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जो बताया आपको, तो आपको बोले कि हम जो बोलते हैं उसको आप ध्यानपूर्वक सुने, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो according to the Nast theory, the concentration of the all species involved in the electrode reaction is unity, but need not what? Always true. But need not always true. Nast showed that for electrode reaction, the electrode potential at any concentration can be measured with respect to a standard electrode potential. बच्चे इसको हम लोग SHE के नाम से जाने थे, SHE। तो इन्होंने बताया, चूंकि देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। कोई भी टेम्परेचर पे क्या होता है? 0 होता है ना। तो उन्होंने फिर से आगे दिमाग लगाया कि क्या वेरिएशन हो सकता है। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लेकिन उसमें कुछ चेंजिंग आ रहा है तो उसका वैल्यू भी क्या करेगा? चेंज करेगा।
जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, उसके बाद और आपका जो है प्रेशर 1 atm होना चाहिए। लेकिन इन तीनों में से कोई भी एक का मान बदलेगा, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर या प्रेशर, इनमें से किसी का भी मान बदलता है तो आपका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि यदि वेरिएशन आता है तो क्या किया जाए, इसलिए ना फॉर्मूला दिया ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल और जो वेरिएशन आएगा, यदि वेरिएशन नहीं आता है तो उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि वेरिएशन आ रहा है तो फिर क्या हम लोग बोले थे, RT बटा NF और ln Q या 0.059 बाय n और log Q आया था। तो ये वेरिएशन है, यदि चेंज होता है तो इसको लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, सही मान देगा। तो इसको जानने की कोशिश किया है ना। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द नर्स्ट थ्योरी द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल एसपीसी इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज यूनिटी बट नीड नॉट ऑलवेज ट्रू। लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं हो सकता, बदल सकता है, टेम्परेचर बदल सकता है, प्रेशर बदल सकता है, कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज हो सकता है। नॉट सो दैट फॉर इलेक्ट्रोड रिएक्शन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। वेरिएशन आएगा तो उसमें जो चेंजिंग आएगा जब टेम्परेचर वगैरह में, तो उसके लिए फॉर्मूला दे दिया, वो कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, माइनस कर देंगे उसको। यदि कोई चेंज नहीं हो रहा है तो स्टैंडर्ड के बराबर हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो हिंदी में क्या बोला, नस्ट सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी प्रजाति की सांद्रता 1 इकाई होती है। ये भी मान रहा है होती है, परंतु यह हमेशा सत्य नहीं होता है। नस्ट ने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए मानक इलेक्ट्रोड की सहायता से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी सांद्रता पर इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जा सकता है ना। यहां छूट गया था इलेक्ट्रोड, लिख दिए इलेक्ट्रोड। तो नस्ट सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी स्पीसीज की सांद्रता कितना होनी चाहिए, 1 इकाई। लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं है, याद करने का तरीका, यह हमेशा सत्य नहीं है। नस्ट ने दर्शाया कि इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी सांद्रता पर इलेक्ट्रोड का विभव को ज्ञात किया जा सकता है और उसी के लिए फॉर्मूला इन्होंने दिया है। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले नस्ट इक्वेशन का जो है हाफ सेल के लिए, किसके लिए, हाफ सेल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद फिर फुल सेल बताया जाएगा, ईएमएफ। ओके, तो इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। इसका जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आप बोर्ड देने वाले हैं। अब बोर्ड में लैंग्वेज आपका पूछा जाता है, बोर्ड में लैंग्वेज पूछा जाता है, बिना लैंग्वेज का आपका होगा नहीं, इसलिए लैंग्वेज भी मैंने लिखवा दिया है। चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें। तो चलिए हम लोग अब जो है हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन को बताएं। और आज खुशी की बात ये है कि आपको क्यू के बारे में पता चलेगा। और ये क्यू जो है बच्चे, ये आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर है, वहां पढ़े थे। क्यू को कभी कभी के भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप इसको ध्यान से समझेंगे, डेमोरलाइज नहीं होंगे। होता है ना, नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और देखिए आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अब देखिए कल जो बताए थे बच्चे कुछ बातें, जैसे आर का वैल्यू कितना लेना है, आर इज इक्वल टू कितना था, 8.31 फॉर क्या, जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। एफ का वैल्यू जो होता है 1 फेराइड, वो बताए थे 96500 कूलम इंटू मोल इनवर्स ले सकते हैं। अब बोलिएगा मोल इनवर्स कहाँ से आया, मोल इनवर्स इसलिए लेंगे क्योंकि 1 फेराइड इज इक्वल टू होता है Na अरे इंटू
Na इंटू 1.6021 इंटू 10⁻⁹ कूलम। जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जैसे आप लोग लेते हैं शॉर्ट में वैल्यू 1.6 इंटू 10, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6021 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और Na का वैल्यू क्या है? एवोगाड्रो है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ वैल्यू आता है आपका 487 कूलम इंटू मोल इनवर्स, कूलम इंटू मोल इनवर्स आता है बच्चे। अब ये जो वैल्यू आता है इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेट लिखते हैं। 487 को लगभग कितना ले लेते हैं? 500 कूलम इंटू मोल इनवर्स। कैलकुलेशन आसान करने, लेकिन इसका रियल वैल्यू कितना होता है? इतना। लेकिन कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये वैल्यू लिया जाता है। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको जो याद रखना है ये वैल्यू याद रखना है, ये याद रखना है। अब फाइनली जो इक्वेशन आपको बताए थे, है ना, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट? ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059/n लॉग क्यू। तो ये क्यू क्या होता है वो आज समझ में आएगा आपको। ये क्या होता है ये आपको समझना है। एक्चुअली यही नस्ट इक्वेशन है। यही क्या है? नस्ट इक्वेशन। चलिए मान लेते हैं हम लोग एक हाफ सेल मानते हैं। क्या मानते हैं? अब नस्ट इक्वेशन को हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे, है ना। तो एक हाफ सेल मानते हैं हम लोग। तो हाफ सेल में एक रिएक्शन आपको मान लीजिए दिया हुआ है, एक रिएक्शन है बच्चे आपका, जिसे मान लिया जाए Mn n प्लस n इलेक्ट्रॉन, और ये बन गया आपका MnS। या फिर आपको ऐसे मेटल के टर्म में लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा मेटल। मान लिया जाए M कोई मेटल है, हमें पता नहीं है कोई मेटल है। M क्या है बच्चे? M कोई मेटल है। एकदम ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान है, एकदम पूरा ध्यान से समझेंगे नस्ट इक्वेशन, ठीक है। वैसे यही नस्ट इक्वेशन है, इसी को आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। और क्यू क्या है ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो फोकस करेंगे हम लोग कि क्यू क्या होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है बच्चे। तो एम यहाँ पे क्या है आपका? मेटल। एम क्या है? मेटल। अब देखिए एम जब मेटल है तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूं हाफ सेल का, हाफ सेल रिएक्शन लिख रहा हूं। एम एन प्लस, ये मान लीजिए एक्वस है, प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन। एन यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये बन गया मतलब एम एस, ठीक है। तो सबसे पहले क्यू बता दूं मैं, यहाँ पे क्यू क्या है। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे कि एक बात आप लोग पढ़े होंगे, आप समझिए इसको, कि मान लीजिए ए है प्लस बी है, कोई रिएक्शन है केमिकल, और ये हो गया सी प्लस डी, ये प्रोडक्ट है। तो आपको पता है कि ये दोनों जो है रिएक्टेंट है। ये क्या आपका बच्चे? रिएक्टेंट। और ये दोनों जो है क्या है? प्रोडक्ट। तो आपको तो ये पता है कि प्रोडक्ट, अब इसका यदि हम के निकालें तो के बोलिए या फिर क्यू बोलिए, जो मर्जी वो बोल सकते हैं। आप के भी बोल सकते हैं और क्यू भी बोल सकते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको बच्चा जैसे पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, है ना। तो आपको क्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यू या फिर इसको के भी लिख रहे थे, जिसको रिएक्शन कॉफिशिएंट बोलते हैं। के या क्यू लेंगे हम लोग, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? रिएक्शन कॉफिशिएंट। तो इसके लिए हम लोग क्या क्यू यदि हम निकालें हम लोग, तो Q बराबर आप लिख रहे थे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? C और D। तो C और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये क्या बन जाएगा? पावर। ये क्या बन जाएगा? पावर। फिर लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, और पावर क्या हो जाएगा? D। ये बड़ी ब्रैकेट में जो लिखा जा रहा है ये कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। क्या बताता है? कॉन्सेंट्रेशन। ये समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, टेंशन ना ले, है ना। यहाँ पे ये क्या है आपका? ये कॉन्सेंट्रेशन को बताता है, सांद्रता को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं? प्रोडक्ट को ऊपर, और इसको कहाँ लेते हैं? नीचे लेते हैं, है ना। क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, बराबर होने के कारण दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब बटा कितना?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और यहाँ पे इसके बगल में कितना ए है तो पावर हो जाएगा ए, और यहाँ बी है तो बी लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और टू दी पावर कितना लिख देंगे बी। यही क्यू है बच्चे, जो कि ये रिएक्शन में भी दिख रहा है आपको। ये आपका प्रोडक्ट है और ये आपका क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है ना। तो ये इक्विलिब्रियम जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे वहाँ पे इसको ध्यान से समझें, फिर से एक बार देख लें आप लोग, फिर से एक बार ध्यान देंगे आप लोग बच्चे। जैसे मान लिया कि एक रिएक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी और सी प्लस डी, यहाँ स्मॉल ए बी सी डी, ये है कांस्टेंट कोफिशिएंट। जैसे मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं 2H2 या 2OH माइनस 3H प्लस, तो ये जो 2 3 जो है इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो बगल में आपका गुना रहता है ना। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक है एक तरह से, और इसको हम लोग क्या बनाते हैं, पावर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चे, पावर बनाते हैं। तो ये रूल है जो हम लोग नीचे क्लास इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए बच्चे बोलते हैं कि 11 से ध्यान दें। कोई बच्चे समझता है 12th में हम उखाड़ देंगे, देख लेंगे, ऐसा नहीं होता बच्चे। ये साइंस है। साइंस का मतलब होता है कि सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना होता है, क्योंकि नीचे क्लास में बहुत सारे जो बातें हम लोग सीखे हैं इसका प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, और जब यहाँ पे इसका प्रयोग हो रहा है तो फिर जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही। अब वही बच्चे बोलेंगे हमको समझ में नहीं आता है। तो ये साइंस है। साइंस मतलब सिस्टमेटिक नॉलेज। क्या होता है बच्चे, सिस्टमेटिक नॉलेज। अब उछल कूद के समझना चाहेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे बेस के साथ, पूरा बेसिक के साथ आपको समझाते जा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे। यदि ए है प्लस बी है, इक्विलिब्रियम का चिन्ह है बच्चे सी और डी है, तो ये दोनों ए बी रिएक्टेंट हो गया और सी डी प्रोडक्ट हो गया। अब इसको क्यू को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो सबसे पहले प्रोडक्ट के पार्ट को लिखते हैं। तो सी है यहाँ पे प्रोडक्ट, तो इसको कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग बड़ी ब्रैकेट में दिखाते हैं, और ये चीज़ आपका नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज होगा, केमिकल काइनेटिक्स में यूज होगा। तो प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट में क्या है, सी और डी, तो इसको लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट में। कॉन्सेंट्रेशन बताता है कितना है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, और जो इधर मल्टीप्लाई है ये क्या बन जाएगा, पावर। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, और फिर क्या हो जाएगा, पावर डी। और फिर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और टू द पावर ए है तो ए हो गया, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ बेसिक्स था जो बता दिया आपको, नहीं तो लगता कहाँ से आया। तो जो बच्चे नहीं भी पढ़े उनको भी समझ में आना चाहिए, है ना। थोड़ा फोर्स लगाए दिमाग में, दिमाग को बैठा के रखने के कोई फ़ायदा नहीं है बच्चे। बहुत ही अच्छा समझ गए होंगे, याद आ गया होगा। फर्स्ट ईयर इक्विलिब्रियम चैप्टर, फर्स्ट ईयर इक्विलिब्रियम चैप्टर। अब बोलेगा फर्स्ट ईयर इक्विलिब्रियम तो यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता है ना, ऐसा तो है नहीं। जिस समय जिसको पढ़ना है, मतलब जो पढ़ाना चाहिए वही पढ़ाना पड़ेगा आपको, है ना। अब देखिए, यदि इसका Q लिखें हम लोग, यदि इसका Q लिखें तो Q इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप, Q बराबर लिख सकते हैं बच्चे, ये प्रोडक्ट हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MS अब बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस, ये हो गया आपका Q। यही Q था, समझ में आ रहा है। अब चलिए नस्ट इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नस्ट इक्वेशन। और नस्ट इक्वेशन लिखेंगे तो ये एक बात याद रखिएगा बच्चे, इक्विलिब्रियम में आपको बताया गया था गैस के लिए उसका एक्टिविटी, गैस के लिए जो है उसका एक्टिविटी 1 माना जाएगा, क्या बोलते हैं, उसका प्रेशर के बराबर माना जाएगा। कितना माना जाएगा, प्रेशर के। तो कहने का मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू याद रखिएगा। यदि कोई मेटल है ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो कुछ बातें जो ध्यान में रखना है, और इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा। तो ये मेटल सॉलिड फॉर्म में है ना, तो सॉलिड के लिए होता है आपका, सॉलिड का जो है, कोई भी सॉलिड है बच्चे, सॉलिड के लिए उसका एक्टिविटी होता है 1, और गैस के लिए होता है उसका प्रेशर। गैस के लिए क्या होता है, प्रेशर। जितना प्रेशर होगा 1 atm 2 atm उतना उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, उतना क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये MS के लिए हमेशा कितना वैल्यू लेंगे, 1।
तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड के लिए 1 लिया जाता है, उसका एक्टिविटी 1 माना जाता है, और गैस यदि रहा तो उसका जो है उसका प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। ये भी इक्विलिब्रियम में पढ़े थे। कहाँ पढ़े थे? इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़े थे। एक बच्चा कमेंट किया था, जैसे हम बताए थे कल, वर्क इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू आपका क्या है? NF, और वी क्या है? वोल्टेज ई सेल। तो वर्क बराबर ये भी लिख सकते थे, ये लिखे थे। तो एक बच्चा कमेंट किया, सर वर्क बराबर फिजिक्स में तो पढ़े थे, क्या चीज? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे ये ठीक है, ये कहाँ पढ़े थे आप? मोशन चैप्टर में ना। ये कहाँ पढ़े थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहाँ पढ़े थे आप? आप एक ही चीज को रट लेते हैं, लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहाँ लगाए थे? जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्प्लेस कब करेगा? जब इसमें फोर्स लगाएंगे, इसको धक्का देंगे तो ये आगे बढ़ रहा है, तो कितना दूरी तय किया? डिस्प्लेसमेंट है ना, और कितना फोर्स लगाए, गुना कर देंगे तो वर्क हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, यहाँ कोई वस्तु मूव नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ वर्क बराबर होगा Q इंटू भी। Q यहाँ पे चार्ज है, अभी यहाँ पे क्या है? वोल्टेज। तो कहने का मतलब वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? पुश करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है। यहाँ चल कौन रहा है? इलेक्ट्रॉन, और उसका चाल किस पर निर्भर करेगा? वोल्टेज पे। तो इस कदर से देखिए, तो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोस्टेट पढ़े हैं, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ना है फिजिक्स में, वहाँ का फॉर्मूला देखें आप, ठीक है? बच्चा टाइप का नहीं करें, बड़े हो चुके हैं आप लोग। तो याद रखिए, यदि सॉलिड है, देखिए यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? S। तो S फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए कितना माना जाएगा? 1। और यदि कोई गैस फॉर्म में रहेगा तो गैस के लिए P माना जाता है। गैस के लिए क्या माना जाता है? P। तो कहने का मतलब कुछ बात है। अच्छा, कल जो हम लोग पढ़ाए थे उसमें हम लोग कूलम खाली लिखे थे, मोल इनवर्स नहीं लिखे थे, छूट गया था, उसको ध्यान देंगे। लेक्चर नंबर 11 में, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। 96487 कूलम इंटू मोल इनवर्स, या फिर 96500। यहाँ पे Na क्या है? अब बोलिए Na क्या है? Na यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है। Na यहाँ पे क्या है? एवोगाड्रो नंबर है। तो बच्चे चलिए हम लोग नस्ट इक्वेशन की ओर जा रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नस्ट इक्वेशन, तो चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो इतना जानकारी होने के बाद यदि हम नस्ट इक्वेशन लिखें, इसका जो है नस्ट इक्वेशन लिखें, तो क्या हम लोग ई सेल के जगह, एक चीज़ और बता दें, ई सेल के जगह आप इसके अनुसार लिखें। तो ये देखिए, ये वाला जो है किसमें कन्वर्ट हुआ? इसमें कन्वर्ट हुआ। तो इसको, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई और Mn प्लस और Ms, ऐसे। यह सिंपल नहीं भी देंगे, आपको पता है, Mn प्लस और M ऐसा लिखा जा सकता है। तो फिर स्टैंडर्ड के लिए लिखिएगा, तो ई स्टैंडर्ड, ई सेल स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये भी सेल ही पोटेंशियल है, लेकिन इस इक्वेशन के अनुसार दिखाया जा रहा है। ये जो है इससे ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन है। ये क्या हो रहा है? चूंकि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन? Ne इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो इसके लिए भी लिखेंगे तो क्या लिखेगा? E, इसी को क्या लिख सकते हैं? E Mn और M। कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो हम लोग ये इस टर्म को यूज करेंगे, इस टर्म को हम यूज करने जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों। पूरा बेसिक से आपको बताया जा रहा है, पूरा नीचे से बताया जा रहा है कि इसको क्या चेंज करेंगे, वो सब लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? नस्ट इक्वेशन जैसे हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? ई सेल की जगह क्या लिखेंगे? ई Mn और M इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड और Mn प्लस M और माइनस क्या था? RT बटा NF, RT बटा NF और ln Q था, ln Q था। वो तो बाद में हमें इसका वैल्यू को रख के आपको इस तरह से सॉल्व किए थे, ठीक है।
और यहाँ पे n जो है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, ये पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब यहाँ रही बात Q का, तो Q को बेटा देखो क्या करिए थे, Q बराबर कितना लिख सकते हैं, इतना बटा इतना, इक्वेशन के अनुसार। तो Q की जगह आप क्या लिख देंगे, तो फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल आपका E MnM इज इक्वल टू E सेल स्टैंडर्ड Mn प्लस M और माइनस RT अब बटा क्या चीज़ NF, इसको लिख सकते हैं Ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MS और इसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस। ये हो गया, ये क्या हो गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है, आ रहा है समझ में। इतना का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इतना का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो याद रखिएगा कैसे लिखे, समझ में आ गया ना सबको। जैसे एक हम लोग मेटल लिए, उसका रिडक्शन फॉर्म लिखे, क्या लिखे, रिडक्शन। तो यदि Q लिखते हैं इसका, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन और बटा इसका कॉन्सेंट्रेशन लिख दिए। और यहाँ पे मेटल यदि सॉलिड फॉर्म में है तो सॉलिड के लिए एक लिया जाता है, ठीक है, कितना लिया जाता है, एक लिया जाता है। उसके बाद इसी को हम ये बोल रहे हैं, इसी को ये बोल रहे हैं रिएक्शन के अनुसार। तो ये फार्मूला हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, MS सॉलिड है तो इसकी जगह पर इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया जाता है, एक लिया जा सकता है। और इसको आप किस में बदल सकते हैं, इसको आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए बच्चा बताए थे, जैसे ln x हो तो इसको कितना बोलते हैं, 2.303 log x बोलते हैं ना, तो इसको यूज करेंगे। तो चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ाते हैं, इसको ले लिए, ठीक है। तो हाफ सेल के लिए यहाँ पे इक्वेशन आपको बताया जा रहा है, खैर बात एक ही है, फिर फुल सेल के लिए बताया जाएगा। पूरा आपको बेसिकली पढ़ाया जा रहा है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही मज़ेदार है बच्चे। तो यहाँ पे आपको इधर से मतलब नहीं, आपको फाइनल फार्मूला याद रखना है, ठीक है। फाइनल फार्मूला क्या आएगा उसको आप फोकस करेंगे, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक। देखिए तो इसको आप लिख सकते हैं E और Mn प्लस M बराबर E Mn प्लस M माइनस कितना, अब यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, RT था अब बटा NF ये था। अब यदि इसको लॉग में चेंज कर देंगे बच्चे, इसको हम चाहें लॉग में चेंज करें तो लॉग में कर सकते हैं, एक ही फार्मूला देखिए कैसे वेरिएशन हो रहा है। तो 2.303 RT बटा NF लॉग। अब देखिए आपको बोले थे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ MS यानी सॉलिड है तो इसका कितना होता है, एक, ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये यदि नहीं भी पता है तो याद कर ले, सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो उसको कितना लेना है, एक लेना है। तो एक लेना है तो यहाँ पे एक बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस एक्वस लिख सकते हैं, ये आ गया, ये फार्मूला आ गया आपका। बोलिएगा और सिंपलीफाई करें तो R का वैल्यू, T का वैल्यू, F का वैल्यू रख दें। R का वैल्यू, R का वैल्यू, T का वैल्यू, F का वैल्यू रख दें। तो अब जानते हैं, वी नो दैट, तो सबसे बड़ी बात है आपको Q पता चला, Q क्या होता है ना, जो कि इक्विलिब्रियम से आया है। कहाँ से आया बच्चा, इक्विलिब्रियम से आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है यहाँ पे। तो R का वैल्यू आपको पता है, R बराबर कितना होता है, 8.314 जूल इंटू केल्विन इनवर्स इंटू मोल इनवर्स। बार बार इसे लिख दे रहे हैं ताकि आपका दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। और T जो हम मान लिया जाए, T ले लिए हम 298 केल्विन, चलिए लेके चल रहे हैं हम लोग।
और फ्राइडे जो होता है आपका, इसका वैल्यू 96500 कूलम इंटू मोल इनवर्स। अब ये सारे वैल्यू को यदि यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो एक सिंपल फार्मूला आएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो तो इसी की जगह, अरे ई सेल की जगह लिखा हुआ है, ई सेल के और ई स्टैंडर्ड है, सॉरी। तो कहने का मतलब आपका जो है ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड को हम लोग लिख रहे हैं एम एन, एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है उसको दिखा रहे हैं। अब वैल्यू को पूरा पुट कर देंगे 2.303 इंटू आर का वैल्यू 8.1314 है ना, और इंटू टी 298 अपॉन एन रहने दीजिए, एफ का वैल्यू कितना होता है 96500 और ये हो जाएगा लॉग कितना 1 बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस एक्वस। एम एन प्लस एक्वस हो गया। अब ये पूरा को सॉल्व करेंगे तो कल ही बताए थे, ये पूरा को यदि सॉल्व करेंगे आप तो डायरेक्टली एक वैल्यू आएगा ई एम एन प्लस एम इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड। ये क्या आपका ई सेल स्टैंडर्ड, इसी को पढ़ रहे हैं हम लोग, एम एन एम स्टैंडर्ड माइनस ये पूरा का इतना गुना इतना गुना इतना करके इतना से भागा देंगे तो 0.059 बाय एन लॉग 1 बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस एक्वस, ये आ जाएगा। तो बड़ी ब्रैकेट में जो दिया वो बच्चे, जैसे एम एस लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एस, और इसको क्या पढ़ेंगे एम एन प्लस एक्वस। कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसका मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम एन एक्वस। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये वैल्यू क्या रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा। सॉलिड रहेगा तो 1 मान लेंगे, और यदि कोई गैस आ रहा है तो गैस के लिए कितना माना जाता है, उसका प्रेशर के बराबर, ठीक है बच्चे। तो हमारा जो याद करने का जो फॉर्मूला है हाफ सेल के लिए ये वाला है, ये क्या करना है याद करना है आपको। तो कहने का मतलब ये हो गया नस्ट इक्वेशन, ये क्या हो गया हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। इसको और क्लियर करने के लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं किया गया, आपको डायरेक्टली बता दिया गया है, वैल्यू को पुट किया गया है, किसको क्या बोलता है वो भी बता दिया गया है, ठीक है। क्यू कैसे निकला वो भी बता दिया गया है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं गाइज, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसके आधार पे सेल सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसी को ई सेल बोल रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं ई सेल बोल रहे हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। ई सेल की जगह यहाँ पे लिखा गया, ई सेल स्टैंडर्ड की जगह ये लिखा, चूंकि यहाँ पे जो रिएक्शन जो हम लोग देखे थे इससे कन्वर्ट हो रहा है मेटल में, ठीक है। तो ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लें। तो आपके सहूलियत के लिए एक चीज़ और बता देना चाहता हूं मैं, जैसे कि आर को क्या बोलते हैं, यदि कोई बच्चे पिछला लेक्चर नहीं देखें तो आर को क्या बोलते हैं जी गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट याद रखेंगे, वैल्यू तो लिखा हुआ है। एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट, ध्यान देंगे ये क्या है आपका फैराडे कांस्टेंट। और ये वैल्यू थोड़ा याद रखना है आपको, क्या करना है याद रखना है, इसीलिए कल ही हम लोग बता दिए थे। चलिए बच्चे इसके आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नस्ट इक्वेशन के आधार पर क्या करते हैं, एक हाफ सेल लेते हैं उसका क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं वैल्यू क्या आता है। तो क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, मान लिया जाए Cu2+, कुछ वैल्यू है जो दिया हुआ है और आपको निकालना है ई सेल का वैल्यू। तो मान लिया जाए आपका दिया हुआ ECU, क्या दिया हुआ ECU2+ और Cu, ये दे दिया है 0.34 वोल्ट। ये वैल्यू बच्चे पहले भी पता है आपको, पहले भी बता दें 34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर दे दिया है
ये कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये दे दिया है आपको। उसके बाद फिर आगे जो दिया है बच्चे आपका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, मान लीजिए Cu2+ एक्वस, ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये मान लीजिए 0.01 या फिर ले सकते हैं 0.01 या 001 मोलर दिया हुआ है, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, ठीक है, ये दे दिया है। और टेम्परेचर मान लिया जाए, T जो दिया हुआ आपका वो 298 केल्विन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, T = 298 केल्विन आपका दे दिया है। तो आपको जो निकालने बोल रहा है बच्चे, वो ई सेल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ई सेल बोल रहा है कि ई सेल बराबर कितना है, यानी कि ई Cu2+ Cu बराबर वाट। अब समझिए, यहाँ पे देखिए आपको बताए थे कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए, तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए 3 कंडीशन होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर। उसमें से कोई भी एक चीज़ यदि बदलता है तो उसका मान बदल जाएगा। तो आप बोलिएगा सर टेम्परेचर तो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो ये स्टैंडर्ड दिया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है क्या, 1 के बराबर है क्या, ये 1 के बराबर नहीं है, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ। इसका मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो किसका यूज करेंगे, नस्ट इक्वेशन का। किसका यूज करेंगे बच्चे, नस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो ई सेल स्टैंडर्ड दे दिया गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ई सेल स्टैंडर्ड दे दिया है, ये दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है। मान लीजिए कोई पूछे प्रेशर कितना है, तो प्रेशर मान लीजिए 180 m है, तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ई सेल का वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ई सेल बराबर वाट, और इसको हम लोग बोलते हैं ई सेल स्टैंडर्ड, है ना। सेल पोटेंशियल को हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। अब क्या करें, कैसे निकालें, तो नस्ट इक्वेशन तो अभी बताए थे आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चे। बहुत ही आसान है, ध्यान से देखें आप लोग। इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये दे दिया, इसका मतलब है ये बता रहा है Cu से Cu बदल रहा है, Cu से Cu बदल रहा है। तो कहने का मतलब हो गया Cu2+ एक्वस है। रिएक्शन लिख रहे हैं इसका, सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तब ने Cu बनेगा, तब क्या बनेगा, Cu बनेगा। तो ये होगी हाफ सेल रिएक्शन। ये क्या होगी आपका, हाफ सेल रिएक्शन। अब यहाँ दिया हुआ क्या है, इसका दिया हुआ है, मतलब आपका जो वैल्यू, इसका कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, दे दिया है। तो बोलिएगा इसका क्या होगा भाई, इसका कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहाँ पे यदि Q लिखें बच्चे, Q बराबर कितना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuS, सॉलिड फॉर्म में बच्चे ध्यान देंगे जो बात बताए थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ क्या चीज़, एक्वस। अब देखिए इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना माना जाएगा, 1। कितना माना जाएगा, 1। तो Cu का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CuS, ये माना जाएगा आपका 1। क्यों, सॉलिड है, क्यों है, सॉलिड। रही बात कॉन्सेंट्रेशन इसका Cu2+ एक्वस का, ये दे दिया बच्चे, कितना, ये दिया हुआ है आपका 0.001 m। और क्या दे दिया हुआ है, ई सेल स्टैंडर्ड, ई सेल स्टैंडर्ड को ही हम यहाँ बोल रहे हैं Cu2+ और Cu, ये दे दिया है। ये कितना दिया हुआ है, प्लस 0.34 वोल्ट। तो जब सब कुछ आपको दिख रहा है, इसको तो याद रखना है, सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो 1 ले लेना है, और कोई गैस रहा तो उसका जो प्रेशर दिया रहेगा प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन ये सॉलिड है तो सॉलिड के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 1 होता है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करते हैं, है ना। अब नस्ट इक्वेशन लगा देंगे, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, है ना, नस्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो नस्ट इक्वेशन को यदि हम यूज करें तो क्या होगा बच्चा, नस्ट इक्वेशन को यदि यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ई सेल की जगह क्या लिखेंगे, Cu2+ और Cu बराबर ई Cu2+ Cu स्टैंडर्ड माइनस, अभी वैल्यू निकाले थे 0.059, अब बटा कितना था, n लॉग कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, किसका कॉन्सेंट्रेशन,
CuS का जो कि 1 आया, और बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 प्लस एक्वस, ये आ गया। यही है ना फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। यहाँ क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। बहुत ही आसान है, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन आसान है, बहुत ही आसान है। अब नस्ट इक्वेशन को क्या किए, इसमें लगा दिए। अब लगा दिया, वैल्यू आपको पता है इसका वैल्यू कितना है। अब रही बात n का वैल्यू, बोलिएगा n का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे। तो n यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, इक्वेशन देखिए कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, 2। कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, 2। ऐसे भी देखिए 2 प्लस है, 2 लेगा तब नहीं ये बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग कर रहा है। तो इसलिए n का वैल्यू जो होगा यहाँ पे 2, n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। इसका जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो n यहाँ पे कितना होगा, 2। वो तो आयन से पता चल जाएगा कितना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, कितना मोल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो आ गया था आपका ई सेल की जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, ECO2 प्लस Cu बराबर वैल्यू को रखिए प्लस 0.34 वोल्ट आया था माइनस 0.059 बाय n की जगह 2 रखेंगे, फिर हो जाएगा लॉग कितना 1 बटा, और जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ था CO2 प्लस एक्वस का वो था आपका 0.001, यही था ना, इतना था, ये कॉन्सेंट्रेशन है। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना रखेगा यहाँ पे 0.001। लॉग, ये छोटा छोटा चीज़ यूज होगा बच्चे लॉग को तोड़ने में, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, 1 बटा 0.001 को क्या लिखा जा सकता है, 1 बटा कितना 1000, 1 2 3 के बाद है 1000 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा सिंपली 1000। तो आपको जो जनरल मैथ होता है, सिंपल मैथ होता है, वो तोड़ने आना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। तो 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 बाय 2 और लॉग कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। यूनिट देना चाहेंगे तो ये वोल्ट में होता है, किस में होता है बच्चे, वोल्ट में होता है, याद रखिएगा, बाद में भी लिख सकते हैं क्या में होता है, वोल्ट में होता है। चलिए अब सॉल्व करेंगे, लॉग 1000 का वैल्यू कितना होता है। जैसे लॉग 1000 है, इसको लिख सकते हैं लॉग 10 पर पावर 3, तो 3 इंटू 10 पर पावर लॉग 10। आपको बताया गया था लॉग a टू द पावर b है, तो क्या लिखते हैं b इंटू लॉग a, बताया गया था ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिए, है ना, तो 3 इधर आ जाएगा। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, लॉग 10 का वैल्यू बच्चे 1, तो 3 गुना कितना 1, तो कितना आ गया 3। बहुत ही आसान है, तो कितना हो जाएगा ई सेल बराबर 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 बटा 2 इंटू 3 है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको आप यूनिट जो लेंगे किस में लेंगे, आप वोल्ट में ले सकते हैं, वोल्ट में आएगा काटने उठने के बाद, सब वैल्यू रखने के बाद, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले 0.059 गुना 3 करें, 0.059 गुना 3 कीजिए, देखिए कितना आता है, तो आ जाएगा 0.11
यानी कि इसको आप लिख सकते हैं बच्चे ECU2 प्लस CU बराबर 0.34 वोल्ट माइनस ये दोनों गुना करेंगे तो 0.177 आएगा और बटा 2 वोल्ट कितना आएगा 0.177। आप गुना करके देख सकते हैं 0.059 गुना 3 करेंगे तो 0.177 आएगा। और इसको फिर से डिवाइड कर देना है कितना से 2 से, इसको डिवाइड कर देना है आपको 2 से, तो ये आ जाएगा वैल्यू, यानी कि डिवाइड कीजिए आप लोग, डिवाइड करें 0.177 और भागा करें कितना 2, तो ये आ जाएगा 0.0885। 0.CU2 प्लस और CU बराबर 0.34 वोल्ट माइनस 0.0885 वोल्ट। अब इसको क्या करें घटा दें, इसको क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे। घटाइए कितना 0.34 से घटाइए तो घटाने के बाद आ जाएगा 0.2515। इसको यदि हम घटाएं तो CU2 प्लस और CU इज इक्वल टू आ जाएगा 0.2515 0.2515 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो ये क्या निकल गया ई सेल का वैल्यू, क्या निकल गया ई सेल। इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे ई सेल। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे, है ना। तो कुछ वैल्यू दिया था उसको हम लोग लेके क्या किए, इसको सॉल्व किए। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो फुल सेल के लिए पढ़ेंगे। मतलब हम लोग यूज करेंगे डेनियल सेल। क्या यूज करेंगे, डेनियल सेल यूज करेंगे नस्ट इक्वेशन में। तो कोई भी हाफ सेल दिया रहेगा तो जो प्रोसेस आपको बताया गया उसके आधार पे आप क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। तो एक फार्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाई 2 बाई कितना, बाई n बोल सकते हैं, और लॉग और जो भी वैल्यू रहेगा लॉग के बाद जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये आज का लेक्चर समाप्त होता है बच्चे। आप लोग खाली ध्यान देंगे जो बताया जाता है उसको 1-2 बार क्या करें, रिपीट करें। और जो इसका बेसिक ठीक है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा दिक्कत होता है बायो का स्टूडेंट का, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ते नहीं है। अब बाकी जो कैलकुलेशन होता है कैसे आया वो तो मैं बता ही देता हूँ, और तो बेसिक मैंने पहले ही बता दिया था। तो नस्ट इक्वेशन बस याद रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई सेल स्टैंडर्ड माइनस 0.059 बाई n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड का लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब ऑक्सीडेशन, और बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिडक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, और आपका ऑक्सीडेशन का कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका फुल सेल क्या होता है। हाँ, एक बच्चे और कुछ कमेंट किए थे कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ में नहीं आया है। अरे उतना अच्छा से बताया गया यार। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, आपको क्या बताइए, याद रखिएगा, डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टाइक सेल, सब क्या होता है, सेम होता है। देख ले जो भी कमेंट किए थे। तो इतना सबको समझ में आ जाना चाहिए। यदि नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट करेंगे, फिर से बताया जाएगा। लेकिन जब तक आपका बेसिक थोड़ा ठीक नहीं रहता है तब तक कोई उपाय नहीं। लेकिन मैंने बेसिक से ही पढ़ाया। तो आपको एक बात बता रहे हैं, डेनियल सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो या फिर वोल्टाइक सेल हो ये क्या करता है, इसका काम है केमिकल एनर्जी को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कितना सिंपल, इतना तो याद रख सकते हैं ना। ज़्यादा को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो याद रख सकते हैं कि ये इसमें से कोई भी हो, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन।
स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। और यदि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इसमें क्या बताया गया है। हाँ, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना है, कैथोड यहाँ क्या होगा, कैथोड पॉजिटिव, साफ साफ लिख दिया गया था, और एनोड जो होगा नेगेटिव। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये क्या करता है, इसमें करंट देते हैं तब रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इसमें इनपुट बाहर से दिया जाता है तब होता है। यानी कि ये क्या करता है, इतना तो याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी एकदम साफ लिखा हुआ है, साफ लेक्चर में बताया गया था आपको सेपरेटली, फिर भी डाउट रहता है। साइंस इतना कमज़ोर कैसे है पता नहीं, सब रट्टूमल होंगे, खाली रटते होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल में। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस बताए थे, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होता है, सब लेक्चर में दिया हुआ, बार बार लेक्चर देखें। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो कैथोड होगा, यहाँ पे कैथोड टर्मिनल चेंज होता है, माइनस हो जाता है, और एनोड क्या होता है, प्लस। लेकिन याद रखिएगा एक बात, कैथोड में हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। एनोड में हमेशा, चाहे कोई भी सेल हो, कैथोड में हमेशा रिडक्शन, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन। एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन, चाहे कोई भी सेल हो। इतना तो याद रख सकते हैं ना, ऑलवेज, हमेशा। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। तो बच्चे याद रखिएगा, कैथोड में ऑलवेज क्या होता है, रिडक्शन। एनोड रहेगा तो इसमें ऑलवेज, आप नहीं भूलना चाहिए, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। इतना ही तो आपको याद रखना है शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए इसका आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज हमने कुछ बातें सीखे नस्ट इक्वेशन के रिलेटेड। तो नस्ट इक्वेशन बता दिया हाफ सेल के लिए, उसके बाद फिर आपका कुछ क्वेश्चन भी देख लिए, क्वेश्चन भी देख लिया आपको। और नेक्स्ट आगे ईएमएफ निकालेंगे नस्ट इक्वेशन के द्वारा, डेनियल सेल का यूज करेंगे। किसका करेंगे, डेनियल सेल का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर इतना ही है। आप लोग देखते रहें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। जैसे ही वीडियो देखते हैं उसको लाइक दबा दें और कमेंट जरूर करें, कुछ न कुछ लिखें आप उसमें। आप वीडियो देखते हो तो उसमें कुछ न कुछ आप लिखें, ठीक है। तो आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, और आप लोग जो है वैसे कीजिएगा तो थोड़े होता है ना। तो चलिए ठीक है। और इसमें भी यदि कुछ डाउट हो तो आप पूछ लेंगे, हम फिर से बता देंगे। वैसे डाउट नहीं होना चाहिए सबको, आपको एक एक चीज़ को अलग अलग करके बता दिया गया है, ठीक है। पूरा सिंप्लीफाई करके बच्चे बताया गया है। तो ठीक है, हिम्मत नहीं हारें, हिम्मत को बनाए रहें और मजबूती से लड़ाई करें इसके साथ। और आप सीखेंगे, जरूर सीखेंगे आप, क्योंकि आपको बेसिक से बताया जा रहा है, नीचे से बताया जा रहा है, कौन चीज़ कहाँ से आ रहा है उसको तोड़ के बताया जा रहा है। आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ होने वाला नहीं, ये साइंस है। और जिनका बेसिक कमज़ोर है उनको और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जो कमज़ोर हैं और प्रैक्टिस करें, अपने आप को मजबूत करें, तभी होगा, है ना। अदरवाइज कोई उपाय नहीं, ठीक है बच्चे। आज के लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।